ये कहानी है एपोकेलिप्स की, जहां पर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। ज़ॉम्बीज़ और मॉन्स्टर्स चारों तरफ दहशत फैला रहे हैं। मगर इस दौरान अर्थ में कई लोग अवेकनर्स बने, जिनके पास अलग-अलग तरह की स्पेशल एबिलिटीज पाई जाती थी। और अब हम देखेंगे कि आखिर इस कहानी में आगे क्या होगा। कोरिया के प्रेसिडेंट ने यह ऐलान कर दिया कि दुनिया का अंत आने वाला है। जापान पर एक बहुत बड़ा आसमानी पत्थर गिरता है, जिससे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं और खून के प्यासे मांस खाने वाले राक्षसों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। चारों तरफ कयामत जैसी हालत हो जाती है और हर जगह अफरा-तफरी मच जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि क्या करना है और कहाँ भागना है। लेकिन एक आदमी ऐसा है जो पहले से ही पूरी तरह तैयार है। उसके पास दूसरी दुनिया में उसका अपना सुरक्षित ठिकाना है और वह बहुत समय से ज़ॉम्बीज़ को कुचलने का इंतज़ार कर रहा है। वही हमारा एमसी ज़ांग हो है। कई महीने पहले शॉन हो और उसके दोस्त सूरा खेलते थे, जो अब तक का सबसे मुश्किल वर्चुअल सर्वाइवल गेम था। यह गेम इतना कठिन और थकाने वाला था कि ज्यादातर खिलाड़ियों ने इसे खेलना छोड़ दिया। सायोन हो की पार्टी ने भी उसे धोखा दिया और कभी दोबारा लॉगिन ही नहीं किया। मगर वहीं शॉन हो अकेला गेम खेलता रहा, उसे स्ट्रीम करता रहा और अलग-अलग मॉन्स्टर्स से लड़ता रहा और धीरे-धीरे सबसे अच्छा खिलाड़ी बन गया। अपनी जिंदगी से तंग आकर एक दिन उसने अपना हेडगियर उतार दिया और अपने सारे पब्लिक स्ट्रीम्स डिलीट कर दिए। इसके बाद जोंगहो ने अपनी असल जिंदगी पर ध्यान देना शुरू किया। वह एक शेफ के रूप में काम करने लगा और एक प्यारी सी लड़की उसकी सबसे पसंदीदा कस्टमर बन गई। एक दिन वह मजाक-मजाक में असली जिंदगी में स्टेटस विंडो बोलकर देखता है, लेकिन वह तब हैरान रह जाता है जब सच में उसके सामने हवा में एक नीली स्क्रीन दिखाई देती है। उस स्क्रीन पर उसके सारे स्टैट्स लिखे होते हैं। वे लगभग वैसे ही होते हैं जैसे गेम में थे, बस एक फर्क के साथ। अब उसके पास एक नई एबिलिटी होती है, जिसका नाम है प्राइवेट पोर्टल। इस एबिलिटी को परखने के लिए शॉन हो एक इंसान के आकार का वॉर्प गेट बना लेता है। यह नया रहस्य देखकर उसका दिमाग डर और हैरानी के बीच फंस जाता है, क्योंकि अगर गेम सच है, तो वही मीटियर भी सच में आने वाला है जिससे अपोकलिप्स शुरू हुई थी। इंटरनेट पर घबराकर खोजते हुए हो को एक आर्टिकल मिलता है, जिसमें इस गिरने वाले आसमानी पत्थर के बारे में लिखा होता है। वह मानने से इनकार करता है कि गेम की घटनाएं अब असली दुनिया में हो रही हैं। हमारा लड़का अपनी आंखों के सामने बने हुए पोर्टल को घूरता रहता है। सबसे पहले उसे एस्टेरॉयड के बारे में पक्का इशारा मिल चुका था। वहीं पोर्टल गेट को देखकर उसे पक्का यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है और सोचता है कि क्या उसे सच में इस अजीब सी चीज के अंदर जाना चाहिए या नहीं। उसके पास ना कोई पावर है, ना कोई प्लान और न ही पैसे। फिर भी वह सोचता है कि शायद उसे एक बार अंदर कदम रखना चाहिए। आखिर में वह थोड़ी देर अपने हालात के बारे में सोचता है और पास में रखा हुआ एक चमचा, लेडल, उठा लेता है। वह उस चमचे को पोर्टल के अंदर डालकर दूसरी तरफ की जगह को टटोलने की कोशिश करता है। कुछ मिट्टी निकालकर उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ की जगह गेम के किसी लैबिरिंथ स्टेज जैसी नहीं है। ये अच्छी बात है, लेकिन अब उसे ये भी चिंता होने लगती है कि कहीं ये पोर्टल उसे अर्थ के किसी और हिस्से में तो नहीं भेज देगा। इसके बाद वह अपनी यात्रा के लिए बैग तैयार करता है और खुद को हिम्मत देता है कि अब उसे पोर्टल के अंदर जाना ही होगा। अगले दृश्य में वह पोर्टल के आर-पार जाता है और दूसरी तरफ की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। वहां दूर-दूर तक कोई शहर या इमारत दिखाई नहीं देती। उसे सबसे पहले यह महसूस होता है कि यहाँ की ठंड उसके सामान्य माहौल से कहीं ज्यादा है। उसके फोन में कोई सिग्नल नहीं आता। वह समझ जाता है कि वह किसी बहुत दूर और सुनसान जगह पर है, जहाँ इंसानों का पहुंचना आसान नहीं होगा। सीधी बात करें तो अगर वह यहाँ फंस गया, तो उसके लिए वापस जाना काफी मुश्किल होगा। वह अपनी जेब से एक शार्पी निकालता है और एक पेड़ पर शून्य का निशान बना देता है। ये उसका एक काफी समझदारी भरा डिसीजन था, ताकि चलता हुआ वह खुद को रास्ते से बहुत दूर न ले जाए। वह लंबे समय तक चलता रहता है, लेकिन चलना धीरे-धीरे उस पर भारी पड़ने लगता है। जंगल अनंत सा लगता है, जहाँ कहीं भी कुछ नजर नहीं आता। तभी अचानक पास से एक जीव उसे घूरता हुआ दिखाई देता है। अगले ही पल वह जीव शिकारी की तरह छलांग लगाता है और उसे बुरी तरह डरा देता है। लेकिन शुक्र है कि वह कोई खतरनाक दानव नहीं, बल्कि एक सुंदर वैली डियर होता है।
दिलचस्प बात यह है कि सिस्टम अपने आप उस जीव की पहचान कर लेता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि यह जगह सच में अर्थ से अलग किसी दूसरी दुनिया से जुड़ी हुई है। वह जीव कुछ देर उसे देखता है और फिर बिना कुछ किए अचानक भाग जाता है। हमारा नायक भी सोच में पड़ जाता है कि यह जीव इस तरह चुपचाप क्यों चला गया। सबसे अच्छी बात यह थी कि हिरन अग्रेसिव नहीं था, लेकिन अगर उसकी टक्कर खूंखार बंदरों या जंगली सुअरों से हो गई, तो हालत बहुत खराब हो सकती थी। और एक अजीब बात यह भी थी कि ये वैली वाला हिरन तो सूरा गेम में कभी था ही नहीं। यहाँ आते ही उसे एक जोरदार एहसास हुआ कि ये दुनिया किसी न किसी तरह सर्वाइवल लाइफ गेम से जुड़ी है। हाथ में ब्लेड पकड़े वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, तैयार इस बात के लिए कि किसी भी पल कुछ भी उस पर हमला कर सकता है। अब तक वो इस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि इंसानियत पर सच में कोई बड़ा डिजास्टर आने वाला है। लेकिन जैसे ही वो उम्मीद छोड़ने वाला था, उसे वो चीज मिल गई। उसकी नजर सीधी एक चमकते हुए सन एप्पल पर पड़ी, एक रहस्यमयी फल जिसे उसने पेड़ से तोड़ लिया। पहले तो उसे शक हुआ कि इसे खाना ठीक होगा या नहीं। फिर उसने एक छोटा सा कौर लिया और उसी पल सब कुछ बदल गया। सिस्टम ने तुरंत बताया कि उसकी स्टैमिना रिस्टोर हो गई है और उसका शरीर पीली रोशनी से चमक उठा। इसका असर बिल्कुल वैसा ही था जैसा गेम में सन एप्पल जूस का होता था, और यही उसके लिए पक्की पुष्टि थी, कुछ बहुत बड़ा और बहुत भयानक होने वाला है। उसे ये भी पता चला कि वो गॉब्लिन के मल के पास खड़ा था, मतलब खतरा बहुत नजदीक था। उसने गहरी सांस ली, खुद को हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन मन ही मन वो अब स्वीकार कर चुका था कि दुनिया का अंत जल्दी ही आने वाला है। पोर्टल गेट का अनुभव लेने के बाद वो वापस अपनी असली दुनिया में लौट आया। अब उसने पूरी गंभीरता से प्लानिंग शुरू कर दी। उसका सबसे पहला काम था गेम की सारी रिकॉर्डिंग्स निकालकर एक हार्ड ड्राइव में सेव करना। अच्छी बात यह थी कि वो हर बार गेम खेलते समय स्ट्रीम करता था, इसीलिए उसे डेटा आसानी से मिल गया। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे इसकी इतनी जरूरत पड़ेगी। जल्द ही एस्ट्रॉयड गिरने की खबर फैलने लगी। हिसाब लगाया गया कि जापान 32 दिनों में तबाह हो जाएगा, यानी अपोकलिप्स की शुरुआत वहीं से होगी। तब तक उसने तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि गेम में कुछ बेहद ही घटिया और खतरनाक मैकेनिक्स थे। सबसे पागलपन वाला मैकेनिक था आयरन डेथ डिजीज। ये अजीब फिनोमिनन धरती पर मौजूद हर लोहे और धातु को सड़ाकर मिट्टी में बदल देता था। इमारतें धूल बनकर गिर जाती थीं और कुछ ही घंटों में ज़ॉम्बीज़ की भीड़ शहर पर टूट पड़ती थी। मेटल के गायब होते ही पूरी मॉडर्न दुनिया एकदम से स्टोन एज में पहुंच गई थी। गेम में ये बीमारी बाद में रुक गई थी, लेकिन असली दिक्कत ये थी कि इसकी अवधि पूरे 1 साल की थी। आयरन डेथ डिजीज आने वाली थी, लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके पास अब एक ऐसी ट्रेड थी जिससे वह अपने प्राइवेट पोर्टल वर्ल्ड में कभी भी सुरक्षित जा सकता था। उसे पूरा भरोसा था कि यह बीमारी पोर्टल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। अपनी एनालिसिस खत्म करके उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली और प्रीमियम सर्वाइवल इक्विपमेंट खरीद लिया। इसीलिए उसने हर तरह का गियर और ज़रूरी सामान ले लिया। रात को फोरम्स चेक करते समय प्रोटैगनिस्ट को यह देखकर निराशा हुई कि कुछ लोग अपनी अवेकेंड एबिलिटीज का इस्तेमाल गलत कामों और मजे के लिए कर रहे थे। सुबह उसने और सप्लाईज खरीदी, अपनी आने वाली मिशन को ध्यान में रखते हुए। लौटते समय उसने एक हंटिंग बो भी खरीद लिया, भले ही उसे बो चलाना नहीं आता था। इसी दौरान उसे एक एहसास हुआ, शायद वह सब कुछ जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। शायद वह घबराकर जल्दबाजी में फैसले ले रहा है। मगर फिर उसने सोचा कि अगर वह गलत भी हो तो अपनी सेविंग्स दोबारा कमा सकता है। सुबह का सारा काम पूरा करके वह घर लौटा और अपनी दुकान पर क्लोज्ड का बोर्ड लगा दिया। तभी पीछे से आवाज आई। उसने चिंतित होकर पूछा कि दुकान क्यों बंद है। प्रोटैगनिस्ट ने झट से कहा, थोड़ा रीमॉडलिंग चल रही है। यह सुनकर वह लड़की थोड़ा हैरान हुई और बोली, ओह, मतलब तुमने काफी पैसे कमा लिए होंगे। प्रोटैगनिस्ट बातचीत से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रोककर कुछ पूछना चाहती है, मगर घबरा जाती है और बिना बोले वापस चली जाती है। प्रोटैगनिस्ट को क्यूरियोसिटी तो हुई, और उसने उसे पूछने के लिए मजबूर नहीं किया और अपने काम पर लौट गया। अंदर पहुंचकर उसने तय किया कि अब वह डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज करेगा और सिर्फ उन चीजों पर फोकस करेगा जो वास्तव में मायने रखती हैं। उसने मन ही मन कहा,
अब से मैं पूरी तरह सीरियस हूँ। और फिर पोर्टल से खुलने को कहता है। गेम में प्रोटैगनिस्ट हमेशा स्ट्रैटेजिस्ट रहा है। ऐसा खिलाड़ी जो दिमाग और प्लानिंग से हर स्टेज क्लियर करता है। उसकी कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा नहीं थी। वो ज्यादातर अपनी रणनीतियों पर ही फोकस किया करता था। सूरा गेम में स्टैट्स भी लेवल अप से नहीं मिला करते थे। स्टैट्स सिर्फ हंटिंग और एक्सप्लोरेशन से मिलते थे। अब वह फिर से दूसरे रिलम में पहुंच चुका था। इस बार बो चलाने की प्रैक्टिस करने के लिए। पहली बार बो पकड़ा था, कोई ट्रेनिंग नहीं, तो उसने सीधा यूट्यूब ट्यूटोरियल खोलकर खुद को सिखाना शुरू कर दिया। प्रोटैगनिस्ट ने सही पोस्चर बनाया और निशाना लेकर तीर चलाने की तैयारी की। गेम में जैसा वो करता था, वैसा ही अनुभव उसे यहाँ भी महसूस हुआ। कुछ पल बाद उसने तीर छोड़ दिया। तीर सीधा उड़ते हुए बोर्ड पर लगा और निशाने पर जा पहुंचा। प्रोटैगनिस्ट खुद अपनी टैलेंट देखकर हैरान रह गया। उसे सच में लगा कि शायद वही हेवेंस द्वारा चुना हुआ इंसान है। लेकिन हाथ की तेज दर्द देखकर उसे समझ आ गया कि उसकी असली कमी स्ट्रेंथ है। इसीलिए उसने तय किया कि अब उसे वर्कआउट करना होगा और अपनी फिजिकल एंड्योरेंस बढ़ानी होगी। बेसिक तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब उसे अगले कदम पर बढ़ना था। उसे दो चीजें तुरंत करनी थीं। एक, मॉन्स्टर हंट करने की सही स्ट्रैटेजी बनाना, और दूसरा, सुरक्षित बेस तैयार करना जहां वो अपनी सप्लाई जमा कर सके। लेकिन फिलहाल उसके पास न हथियार थे और न ही सप्लाईज, क्योंकि सब डिलीवरी में थे। फिर वो गोल्डन एप्पल्स हंट करने लगा और किस्मत से उसे कई मिल गए। उसने कुछ स्पॉट्स मार्क किए और खुद को धीरे धीरे आने वाले अपोकलिप्स के लिए तैयार करना शुरू किया। इसी अर्ली प्रेपरेशन की वजह से वह सूरा गेम में इतने लंबे समय तक जीवित रह पाया था। इधर उधर देखते हुए प्रोटैगनिस्ट को गॉब्लिन का वेस्ट मिला। हालांकि वो इसे ढूंढ भी रहा था, एक सिंपल रीजन से। गॉब्लिन्स हमेशा समूह में घूमते हैं और यहाँ सिर्फ एक ही टुकड़ा पड़ा था। मतलब आसपास केवल एक अकेला गॉब्लिन है। प्रोटैगनिस्ट ने जांच की और सोचा कि यह गॉब्लिन शायद अपने समूह से निकाला गया आउटकास्ट होगा। उसे पता था कि यही अकेला गॉब्लिन उसके लिए गोल्डन टिकट साबित हो सकता है। उसे हर हाल में इसे ढूंढकर मारना होगा। रात होने तक प्रोटैगनिस्ट उसी गॉब्लिन की तलाश करता रहा। उसे पास में वुल्फ्स की आवाज सुनाई दी, जिससे पता चला कि वो वैली के काफी नजदीक आ चुका है। और तभी उसने वही गॉब्लिन देख लिया जिसे वह ढूंढ रहा था। प्रोटैगनिस्ट पेड़ के पीछे छुप गया। गॉब्लिन बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा गेम में दिखाई देता था। फिर वो बताता है, गॉब्लिन सबसे लो ग्रेड मॉन्स्टर्स होते हैं। उनके पास बस छोटे स्पीयर्स और पॉइजनस डार्ट्स होते हैं। वे अपने विरोधियों को काटते छीलते हैं और उन्हें टॉर्चर करते हैं। इसी वजह से प्रोटैगनिस्ट ने लॉन्ग रेंज वेपन यानी बो चुना था। सामने दिख रहा गॉब्लिन काफी बूढ़ा और कमजोर हालत में था। यहाँ तक कि उसके पास किसी तरह का वेपन भी नहीं था। प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत अपना बो तैयार किया। उसे पता था कि अगर वो शांत रहा तो वो इसे आसानी से मार देगा। जैसे ही उसने तीर छोड़ा, तीर सीधा गॉब्लिन की बाजू में घुस गया, जबकि प्रोटैगनिस्ट ने सिर पर निशाना लगाया था। लेकिन फिर भी वो इस नतीजे से पूरी तरह खुश था। प्रोटैगनिस्ट अपने एडवांटेज का इस्तेमाल करते हुए दूसरा तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गॉब्लिन इतनी जोर से पत्थर फेंकता है कि उसका हथियार उसके हाथों से उछलकर दूर जा गिरता है। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि वो एक मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड गॉब्लिन से लड़ रहा है। दोनों अपनी अपनी ब्लेड्स निकालकर क्लोज क्वार्टर्स कम्बैट के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट तेजी से अपने चाकू को पकड़ता है और गॉब्लिन की साइड पर वार करने की कोशिश करता है। एक्सपीरियंस्ड गॉब्लिन एकदम से डॉज कर जाता है और उल्टा प्रोटैगनिस्ट के घुटने पर इतनी जोर से मारता है कि वो दर्द से तड़प उठता है। जमीन पर गिरने की नौबत आते ही प्रोटैगनिस्ट गॉब्लिन को टैकल करके उसे पीठ के बल जमीन पर गिरा देता है। अब एडवांटेज साफ साफ उसके पास था। उसने ब्लेड उठाई और उसे पूरी ताकत से क्रीचर की छाती में घुसा दिया। गॉब्लिन दर्द से चीखता है और धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी बुझ जाती है। उसका पहला किल सफल होता है और प्रोटैगनिस्ट को इसके बदले 2 पॉइंट्स मिलते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो ये सब कर पाया। आसपास देखते हुए उसे ग्वाका पाउडर और वेजिटेबल ऑयल मिलता है। गेम में इन दोनों को मिलाकर ऑइंटमेंट बनता था, लेकिन पहले उसे जल्दी से जमीन खोदनी थी। गॉब्लिन को बाहर सड़ने देना बहुत खतरनाक होता, क्योंकि अगर ग्रुप को उस गॉब्लिन की लाश मिल गई तो वो लोग प्रोटैगनिस्ट को ढूंढकर खत्म कर देंगे। और ऊपर से
अगर इस लाश को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये बोन क्रीपर बन जाएगी। प्रोटैगनिस्ट को थोड़ी ही दूर एक जोड़ी रेड ट्राउट भी मिलते हैं। वहीं ये देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, मगर फिर जैसे ही वो उस चीज से नजरें हटाता है, एक बेहद डरावना आउल मॉन्स्टर उसे ऊपर से घूरता हुआ दिखाई देता है। ये देखने से पहले हम गेम वाले समय पर लौटते हैं, जब प्रोटैगनिस्ट एक प्लेयर था। स्ट्रीम्स के दौरान उसने बहुत सारा गेम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी। चैट में कुछ लोग तो सिर्फ इसीलिए पैसे डोनेट करते थे ताकि वो और ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता कर सके। उसने गॉब्लिन्स और कोबॉल्ट्स के बारे में बहुत कुछ बताया था। बोन क्रीपर से बचना बहुत जरूरी था, लेकिन जंगल में दो सबसे खतरनाक क्रीचर्स छिपे होते थे, वेयरवुल्व्स और आउलबेयर्स। आउलबेयर्स बहुत टेरिटोरियल होते हैं। उनकी मौजूदगी ही मॉन्स्टर इकोसिस्टम में बैलेंस लाती है। स्ट्रीमिंग के वो पुराने दिन याद करते हुए प्रोटैगनिस्ट के दिल में थोड़ी वार्मथ आती है। एक व्यूअर था बुलंग मैन, जो हर वक्त उसके लिए खुश रहता था। बाकी लोग भी चिल थे, कुछ वियर्ड भी, जैसे वो बार्किंग डॉग डूड जो हर 2 सेकंड बाद चैट में वुफ लिख देता था। अब प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इतने खुश मोमेंट्स उसे अभी क्यों याद आ रहे हैं। शायद इसलिए कि उसके सामने खड़ा क्रीचर असली हॉरर का साया है, जो उसकी जान लेने वाला है। प्रोटैगनिस्ट रियलिटी को मानने से इनकार करता है। ऐसा लगता है कि उसकी पुरानी यादें उसे कॉन्सेंट्रेट होने का संकेत दे रही हैं। वो हर पल का इस्तेमाल करके एस्केप प्लान सोचने लगता है। उसे पहले से पता था कि आउल बेयर्स बेहद विशेष होते हैं, जो सामने आने वाली हर चीज को चीर-फाड़ देते हैं। वो क्रीचर अभी तक बिना हिले-डुले खड़ा था। इसका मतलब था कि शायद वो भूखा नहीं है। लेकिन एक और बात उससे ज्यादा परेशान कर रही थी। ये दोनों रेड ट्राउट की टेरिटरी में घुस चुके हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि इस भयानक स्थिति से निकलने का शायद सिर्फ एक ही तरीका है। अपने पैरों को मोड़ते हुए प्रोटैगनिस्ट खुद को याद दिलाता है कि दिमाग में वो अब भी किमोब जोआ है, भले ही उसका शरीर अभी कांग हो की कमजोर फिजिक जैसा है। दांत भींचते हुए वो मॉन्स्टर को चुनौती देता है। ये उसके जिंदा रहने की आखिरी घोषणा थी। क्रीचर उसे घूरता है और अपना पहला डरावना हमला शुरू करता है। हालांकि आवर बेयर रात में शिकार करने में काफी तेज होता है, मगर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी धूप होती है। गेम में इसका पैटर्न याद होने की वजह से प्रोटैगनिस्ट जानता था कि उसे बस सही एग्जीक्यूशन करना है। बीस्ट के हमले के टाइमिंग को मैच करते हुए प्रोटैगनिस्ट बड़ी सफाई से उसका एक काफी पावरफुल अटैक डॉज कर लेता है, और साथ ही साथ दिमाग में सोचता है कि किस तरह कोई तेज रोशनी बनाकर मॉन्स्टर को डराया जाए। फिर फ्लैश की स्पीड से वो उस क्रिएचर की बाजू पर चढ़ जाता है और बिल्कुल नजदीक से फ्लैशलाइट निकालकर उसकी आंखों पर मारता है। ये इफेक्ट इतना भयानक था कि आउल बेयर जैसे प्रेडेटर की आंखें पूरी तरह अंधी पड़ जाती हैं। फिर यहीं पर ये सीन बदल जाता है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां पर कि प्रोटैगनिस्ट अपने बिस्तर पे सोया पड़ा होता है और वहीं उसका अलार्म कंटिन्यूसली रिंग कर रहा होता है। उसका शरीर पिछली रात की लड़ाई से काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन उसे पता था कि उसे उठना ही पड़ेगा। प्रोटैगनिस्ट घर आते ही बेहोश हो गया था। उसे सिर्फ इतना ही याद है कि मॉन्स्टर को अंधा करके वो जान बचाने के लिए भाग रहा था। गजब की बात ये थी कि गॉब्लिन मारने के कुछ ही देर बाद वो आवर बेयर से भी टकरा गया था। वो दोबारा ऐसा डील नहीं करना चाहता था। भूख लगी तो उठने की कोशिश की और जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। उसके पैर कार्डियो से पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। अच्छी बात ये थी कि उसके पास दूसरे रेल्म से लाए हुए गोल्डन एप्पल्स थे। प्रोटैगनिस्ट ने एक सेब खाया और उसकी स्टैमिना तुरंत वापस आ गई। अब वो खुद को पहले से ज्यादा जिंदा महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि अब शायद पेट भरकर खाना भी खा लेना चाहिए, लेकिन खुद को ठीक-ठाक करके जैसे ही बाहर निकला, वो फिर टेयू चाइने से टकरा गया। वो दरअसल किसी दूसरे रेस्टोरेंट में खाने आई थी और संयोग से प्रोटैगनिस्ट मिल गया। प्रोटैगनिस्ट कंपनी नहीं ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसके पास बैठ गई क्योंकि उसे मील बड़ी पसंद है। मिक्योंग जल्दी से पूछती है कि क्या उसने स्टेटस विंडो खोलकर देखा। उसकी एंथुजियाज्म देखकर प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि शायद पिछले बार भी वो यही पूछना चाहती थी, लेकिन रुक गई थी। मिक्योंग उसे न्यूज़ दिखाती है और बताती है कि सब सच है। कुछ अवेकेंड लोग सच में पावर्स का इस्तेमाल चोरी और गलत कामों के लिए कर रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट उसकी सीधी बात सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। वो झूठ बोलते हुए कहता है कि स्टेटस विंडो में कुछ नहीं आया।
असल कारण ये था कि प्रोटैगनिस्ट मानता है कि दूसरों को उसकी अवेकनिंग के बारे में न बताना ही उनके लिए अच्छा है। उसका ट्रेट स्ट्रेटेजिक है, कॉम्बैट बेस्ड नहीं। अगर दूसरों को पता लग गया तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। अभी तो उसकी अपनी पर्सनल सेफ्टी भी गारंटीड नहीं है। अगर उसने रेड ड्रेस वाली लड़की यानी मिक्योंग को सच बता दिया तो हालात उसके लिए बहुत खराब हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली ये एक सही मूव था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को क्यूरियोसिटी होती है कि मिक्योंग अवेकनिंग में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। तभी वो लड़की उसे चौंका देती है। वो लड़की हिचकिचाते हुए उससे कहती है और खुद स्वीकार करती है कि वो भी झूठ बोल रही थी। प्रोटैगनिस्ट उसके इंटेंशंस अच्छे मान लेता है और उसे कहता है कि उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो उसे कंफर्ट देता है कि उसके पास अभी भी समय है। बातचीत के बाद वो घर लौट जाता है। आखिर वो मोमेंट आता है। उसके सारे डिलीवरी पैकेजेस पहुंच चुके होते हैं। अब सप्लाईज की कोई टेंशन नहीं थी। वो अपना सामान रूफटॉप पे ले जाता है और सिर्फ जरूरी चीजें सेकंड फ्लोर पे रखता है। तैयारी करते हुए उसने आज की मिशन के लिए जरूरी आइटम्स चुन लिए। गैस मास्क, सूट्स और बाकी इक्विपमेंट, क्योंकि आज उसका इरादा एक प्रॉपर हाइडआउट ढूंढने का था। उसे एक होम बेस बनाना ही था और इसी वजह से उसने एक्स मंगवाई थी। पोर्टल से गुजरते ही प्रोटैगनिस्ट को अपने हाइडआउट की पहली लीड मिलती है। ओल्ड गॉब्लिन को ढूंढते समय उसे गलती से एक गॉब्लिन केव मिली थी। उसी जगह को याद करते हुए वो ठीक उसी स्पॉट पे पहुंचता है और वो गुफा अब भी मौजूद थी। ये जगह उसके प्लान के लिए एकदम परफेक्ट थी। लेकिन सबसे पहले उसे ये वेरीफाई करना था कि यहाँ किस तरह के मॉन्स्टर्स रहते हैं। प्रोटैगनिस्ट पूरे एरिया को स्कैन करता है और उसे कोबोल्ट्स के छोटे-छोटे पैरों के निशान दिखते हैं। ये तो सेलिब्रेट करने वाली बात थी, क्योंकि कोबोल्ट्स कोई बड़ी परेशानी नहीं होते। प्रोटैगनिस्ट पहले से लो लेवल मॉन्स्टर्स के लिए प्लान बनाकर आया था, इसीलिए उसे कोई डर नहीं था। कोबोल्ट्स की बात ये है कि वो नॉकटर्नल होते हैं, यानी रात में सक्रिय और अभी गहरी नींद में थे। प्रोटैगनिस्ट का प्लान था कि उन्हें अंदर ही सफोकेट कर दिया जाए। सबसे पहले वो आसपास की ब्रांचेस काटकर खूब सारा फायरवुड इकट्ठा करता है। फिर वो उस पूरे ढेर को केव की एंट्रेंस पर रख देता है। अगला कदम था उस पर गैसोलीन फैलाना। प्रोटैगनिस्ट को लगा था कि ये मिशन एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा, लेकिन तभी उसे कोबोल्ट्स की आवाज सुनाई दी। कोबोल्ट्स नींद से जाग चुके थे और जैसे ही बाहर आए, उनकी नजर सीधे अपने अगले शिकार पर पड़ी। प्रोटैगनिस्ट हल्की सी मुस्कान के साथ उन्हें ग्रीट करता है, फिर तुरंत अपना एक्स निकालकर आगे बढ़ता है। एक ही जोरदार स्विंग में वो दोनों मॉन्स्टर्स की गर्दन पर वार करता है और दोनों तुरंत वहीं ढेर हो जाते हैं। इतने आसान से गिरने की वजह उनका नींद से आई सुस्ती थी। इन लगातार किल्स की वजह से सिस्टम उसे लेवल अप और कुल 4 पॉइंट्स दे देता है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट लाइटर को फायरवुड पर फेंक देता है। कुछ ही देर में धुआं और फ्यूम्स गुफा के अंदर भरने लगते हैं। सूरा गेम में लो लेवल मॉन्स्टर्स की एक बड़ी कमजोरी थी। वो किसी भी नई चीज के सामने बहुत जल्दी ब्रेक डाउन कर जाते थे और इस बार भी वैसा ही हुआ। वहीं हम प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, जो कि गैस मास्क लगाकर अभी भी केव के बाहर ही खड़ा होता है और वो बताता है, अगर वो चाहता तो वो उन्हें सीधा आग में भी जला सकता था, लेकिन ये तरीका क्लीनअप के लिए और ज्यादा इफेक्टिव था। वहीं अब सोए हुए कोबोल्ट्स घबराकर जाग गए और केव से बाहर भागने लगे। प्रोटैगनिस्ट ने जानबूझकर ये स्ट्रेटेजी चुनी थी ताकि उनकी ताकत कम हो जाए और भागते समय उनमें कंफ्यूजन पैदा हो। जैसे ही वो बाहर निकले, उसका मकसद था कि उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें तुरंत खत्म कर दे। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा था कि कम से कम 5 कोबोल्ट्स बाहर आएंगे, लेकिन जब सिर्फ 4 आए तो वो चौंक गया। आमतौर पर उनका ग्रुप 7 का होता है। प्रोटैगनिस्ट ने एक कोबोल्ट पर निशाना साधा और उसे वहीं मार गिराया। अब सिर्फ 3 बचे थे। बाकी 3 उस पर झपट पड़े। जितना कर सकते थे उतना हमला करने की कोशिश की, लेकिन प्रोटैगनिस्ट पहले से ही अपने एक्स के साथ तैयार था। वो एक-एक स्विंग के साथ उन्हें ऐसे मार रहा था जैसे कोई होम रन मारता है। एक कोबाल्ट आगे बढ़कर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट का ऑल पावरफुल फार्ट स्प्रे ऑफ डेथ उसे सीधे चेहरे पर अंधा कर देता है। कुछ करने से पहले ही प्रोटैगनिस्ट उसका सिर काट देता है। अब सिर्फ एक आखिरी कोबोल्ट बचा था। प्रोटैगनिस्ट उसे डर से कांपते हुए देखता है। वो अपनी जीत घोषित करता है और तय करता है कि इस हाइडआउट का वो अच्छी तरह इस्तेमाल करेगा।
खूनी लड़ाई आखिर खत्म होती है। प्रोटैगनिस्ट जमीन पर थका हुआ गिर जाता है। इतने आसान ओपोनेंट्स होने के बावजूद उसकी स्टैमिना की कमी साफ दिखाई देती है। सिस्टम स्टैट्स भी बिल्कुल गेम जैसे ही थे। डीबफ, एग्जॉस्शन, लेवल अप के बाद पॉइंट्स न बढ़ना, सब कुछ वही। लेकिन लेवल बढ़ने से शॉप आइटम्स खुलेंगे, ये अच्छी बात थी। इस समय सबसे बड़ा फायदा था कि अब उसके पास खुद की प्राइवेट जगह थी। लेकिन जितना प्रोटैगनिस्ट चाहता था कि अंदर साफ सफाई मिले, वो उतना ही निराश हो गया। कोबल्ट्स ने जगह को पूरी तरह गंदगी से भर रखा था। हाइडआउट मिल चुका था। अब उसके सफाई अभियान की शुरुआत हुई। प्रोटैगनिस्ट ने इतना गॉब्लिन और कोबाल्ट कचरा हटाया कि थक गया। इतनी सफाई करना उसके लिए सिरदर्द बन गया, खासकर इतनी बड़ी लड़ाई के बाद। प्रोटैगनिस्ट उन गंदे क्रीचर्स को कोसता है कि आखिर वो इतनी गंदगी में कैसे रह लेते थे। फिर भी अब उसके पास नया होम बेस था, इसीलिए प्रोटैगनिस्ट को किसी बात की चिंता नहीं रही। जब भी उसे कचरा फेंकना होता, वो अपनी दुनिया में वापस चला जाता था। ये फायदा तो था, लेकिन क्लीनअप में बहुत समय लग गया। सबसे बड़ी बात जिसने उसे चौंका दिया वो ये थी कि डायमेंशंस के बीच आइटम्स को इस्तेमाल करना कितना आसान था। उसने एक तरफ से पाइप उठाया और दूसरी तरफ एक्टिवेट किया, और ये इतनी अच्छी तरह काम किया कि वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान रह गया। फिर कई घंटों की मेहनत के बाद आखिर में वो जगह चमकने लगी। अब अगला काम था खून के दाग साफ करना और फिर कंक्रीट डालकर स्टोरेज को आसान एत बनाना। वो मॉर्टर की कॉम्प्लिकेशंस और सैंडविच पैनल्स के बारे में सोचता है। लेकिन इस गंदी सी केव की एक अच्छी बात थी, ये लूमिनस और इग्निशन स्टोन से भरी हुई थी। गेम में इन्हें न्यूबी स्टोन कहते थे, लेकिन यहाँ इनकी कोई कमी नहीं थी। कंस्ट्रक्शन के बाद प्रोटैगनिस्ट इन्हें पूरी तरह माइन करने का प्लान बनाता है। अगले दिन प्रोटैगनिस्ट लगभग टूट चुका था। लगातार काम करने से उसकी बॉडी पूरी तरह दर्द में थी। अपनी बांह देखकर उसे खुद आश्चर्य हुआ कि उसमें कितने कट लगे हुए थे। दूसरे रियल्म से लाए हुए सारे आइटम्स टेबल पर रखे थे। प्रोटैगनिस्ट सोचता है क्या उसे मौका लेकर ऑइंटमेंट बना लेना चाहिए। मेथड आसान था। गुआका पाउडर और वेजिटेबल ऑयल बराबर मात्रा में डालो, थोड़ा स्टर करो, और लो तैयार हो गया लो लेवल हीलिंग ऑइंटमेंट। कुकिंग बैकग्राउंड होने की वजह से प्रोटैगनिस्ट को यह बनाना और भी आसान लगा। ऑइंटमेंट बांह पर लगाना ही उसे प्रोग्रेस जैसा महसूस कराता है, लेकिन उसे चिंता भी होती है, शायद ये ऑइंटमेंट बार बार बनाना पड़ेगा। वो सोचता है कि क्या उसे फंडामेंटल्स पर फोकस करके अपने स्टैट्स बढ़ाने चाहिए, लेकिन फिर दिमाग में आता है इतना रिस्क ले रहा हूँ, कहीं अपोकलिप्स शुरू होने से पहले ही मर न जाऊं। ये सोचकर वो हंस भी देता है, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहता और सोचता है कि क्यों ना कोई आसान वेपन जैसे गन इस्तेमाल करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया चमकता है। गेम की बैकग्राउंड लोर, क्या वो आने वाली अपोकलिप्स में भी लागू होगी? अगर होगी, तो वो उसे बड़ी हेल्प करेगी। प्रोटैगनिस्ट उस लोर को याद करते हुए उम्मीद करता है कि बैकग्राउंड इवेंट्स रियल वर्ल्ड में भी दोहराए जाएं। नया प्लान तैयार करके वो रूफटॉप पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेने जाता है। पोर्टल गेट खोलकर वो एक एक बैग दूसरी तरफ फेंकना शुरू करता है। फिर कुछ और सामान उठाता है और नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आता है। वो एक बड़ी पाइल मूव करने ही वाला था कि तभी वही लड़की फिर सामने आ गई। प्रोटैगनिस्ट सोचना शुरू करता है कि शायद वो अब उससे जरूरत से ज्यादा कंफर्टेबल हो रही है। वो सीधा सच बोल देता है, जिससे लड़की थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो बस रीमॉडलिंग में बिजी है, और वो उस पर यकीन भी कर लेती है। उसे ये जानकर हैरानी होती है कि प्रोटैगनिस्ट अपने 3 महीने वाले रेगुलर हेयरकट के लिए भी नहीं आया। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि हाँ, हेयर कट तो ज़रूरी है, खासकर एक्सप्लोरेशन में दिक्कत ना हो इसलिए। वो अपना काम छोड़कर उसके शॉप पहुंच जाता है। अब प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल कोरियन मॉइस्ट क्रिटिकल जैसा दिख रहा था। फिर वो उस लड़की से कहता है, सब शेव कर दो। लड़की थोड़ी हैरान होती है पर रिक्वेस्ट मान लेती है, और उसे ये देखकर क्यूरियोसिटी होती है कि प्रोटैगनिस्ट की शोल्डर्स पहले से ज़्यादा ब्रॉड हो गई हैं। और हाँ, रियल लाइफ में लड़की ऐसा रेयरली कहती, पर ठीक है। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि वो वर्कआउट कर रहा है और इसी दौरान मिक्योंग स्टेटस विंडो और सर्वाइवल लाइफ गेम के कनेक्शन की बात छेड़ देती है। अवेकनर्स भी वो लोग होते हैं जिन्होंने गेम कम से कम एक बार खेला हो। प्रोटैगनिस्ट अब तक बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था और हर बात पे हाँ में हाँ मिला रहा था, लेकिन क्यूरियोसिटी में वो पूछ लेता है कि उसे इतनी जानकारी मिल कहाँ से रही है। तभी एक टैटू वाला लड़का दुकान में घुसता है। कहता है
कि वो नई इंटेल लेने आया है। मजेदार बात ये थी कि ये वही आदमी था जिसने कभी प्रोटैगनिस्ट के साथ सिंगिंग कंपटीशन में लड़ाई की थी। ब्लॉन्ड लड़का बताता है किसी ने सारे स्ट्रीम्स डिलीट कर दिए और सारी इन्फो खुद के लिए रख ली। सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि वो ये भी बोल देता है कि वो उस प्लेयर की रियल लोकेशन डॉक्स करने की कोशिश कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट अब इस मिस्ट्री आदमी के बारे में और क्यूरियस हो जाता है। इनहेक अचानक नाम लेता है किम्बाब जोजो का, जो प्रोटैगनिस्ट का ही यूजर नेम था। अब चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि सच में लोग उसे ढूंढने पर तुले हुए हैं। इनहेक लड़की को बोल्ड बनने को फोर्स करता है और अपनी टीम में ज्वाइन करने को कहता है। प्रोटैगनिस्ट पूरी सिचुएशन को बिल्कुल बेवकूफ़ी समझता है। वो उसने वीडियो सिर्फ इसलिए डिलीट किए थे क्योंकि वो निराश था। कोई पर्सनल फ़ायदा तो उसने सोचा ही नहीं था। ये टटूसरा लड़का बस वॉनेबी था, बड़ी-बड़ी बातें करता हुआ। वो प्रोटैगनिस्ट को अब्यूज़ करने लगता है कि उसने स्ट्रीम्स पब्लिक में पोस्ट क्यों नहीं रखी, ये जाने बिना कि जिस इंसान को वो गाली दे रहा है, वही सामने बैठा है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या बाकी सभी लोग भी उसके बारे में यही सोचते हैं? तभी प्रोटैगनिस्ट उठकर इनहैक के पास जाता है और हेयरकट के बीच में तमाशा करने के लिए उसे डांट देता है। इनहैक टफ गाय बनने की कोशिश करता है, पर प्रोटैगनिस्ट की खतरनाक नजर उसे चुप कर देती। डरकर इनहैक दुकान से भाग निकलता है। लड़की भी राहत की सांस लेती है। उसकी परेशानी देखकर प्रोटैगनिस्ट उसका नंबर मांग लेता है क्योंकि उसे जेन्युइनली लगता है कि ये टैटू वाला लड़का उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। घर पहुंचकर प्रोटैगनिस्ट अपने नए लुक में मॉडल जैसा लग रहा था। सबसे पहले वो अपने यूजर नेम को इन्फो फॉर्म में चेक करता है। जो वो देखता है उससे उसका दिमाग चकरा जाता है। पूरा फोरम गालियों और नफरत से भरा हुआ था। हर कोई उसे हेट कर रहा था। कुछ देर बाद उसे इनहैक का यूजर नेम भी मिल जाता है। सारा का सारा पेज प्रोटैगनिस्ट के खिलाफ नेगेटिविटी से भरा था। प्रोटैगनिस्ट कंप्यूटर बंद कर देता है। ये ही सही रिएक्शन था। मानसिक असर नहीं हुआ, बस डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन अचानक उसे अजीब सी शांति महसूस होती है और वो पोर्टल एक्टिवेट करता है। अगले 2 दिन वो हाइडआउट रिफाइन करने में लगाता है, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन करते हुए। पिकैक्स से काम करता है, फिर पानी मिलाकर मोटर फैलाता है और हर दिन उसे स्मूथ करता है। काम खत्म करके वो बाहर निकलता है और मोटर के सूखने का इंतजार करता है। इसी दौरान वो अकेले चांद को घूरता है। ये देखकर प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि उसे इस इनजस्टिस और क्रूएल्टी का जवाब देना पड़ेगा। वो कोई हीरो नहीं है, न ही किसी ग्रैंड पर्पस की तलाश में है। उसका अल्टीमेट गोल सिर्फ सर्वाइवल है और जब तक वो जीत रहा है, बस वही मायने रखता है। रेज़ोल्यूशन बनाकर वो मुड़ता है और डर जाता है। उसके सामने एक बोन क्रीपर खड़खड़ाहट करता हुआ आ रहा था। प्रोटैगनिस्ट वैसे ही गुस्से में था। अब उसे ध्यान लगाने के लिए टारगेट मिल गया था। अचानक एक धमाका होता है, आसपास सब आग में घिर जाता है। फिर जब प्रोटैगनिस्ट होश में आता है, वो देखता है कि वो स्क्रैचेस से भरा पड़ा होता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ था। फिर उसे बोन क्रीपर का दृश्य याद आता है। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि पॉइंट ब्लैंक एक्सप्लोजन से वो कैसे बच गया। लेकिन इसका जवाब भी था। जैसे ही उसने बोन क्रीपर देखा, उसे पता चल गया था कि वो ब्लास्ट करने वाला है। वो भागा, लेकिन ब्लास्ट की शॉकवेव फिर भी उसे पकड़ लेती है और बेहोश कर देती है। फिर भी वो मरा नहीं, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उसके दाएं हिस्से में अनगिनत तेज कांटे चुभे हुए थे। जो थोड़ी बहुत ताकत बची थी, उससे वो स्टेटस विंडो को समन करने लगता है। सिस्टम स्टैट्स में कमी आई थी क्योंकि प्रोटैगनिस्ट की हालत बेहद खराब थी, लेकिन क्रीचर के नष्ट होने के कारण उसे उसके डिफीट के पॉइंट्स मिल गए थे। एक तेज सिरदर्द उसकी सेंसेस को भारी करने लगा। जो थोड़ी बहुत एनर्जी बची थी, उसी से उसने पोर्टल खोलने का कमांड दिया। अगले सीन में पहला काम उसने किया, अपने जख्मों का इलाज। इसमें क्रीचर के बोन फ्रैगमेंट्स निकालना शामिल था। ये निकालना बेहद दर्दनाक था। ऑइंटमेंट ने अपना कमाल दिखाया और खून बहना रुक गया। बैंडेज चेक करने के बाद प्रोटैगनिस्ट ने जैसे ही सांस ली, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह सूरज उगते ही प्रोटैगनिस्ट वापस उठ खड़ा होता है। उसे लगता है कि वो किसी भी दिन मर सकता है। पहली चिंता थी, क्या उसके जख्म सही हुए? वो स्टेटस विंडो खोलता है। सिस्टम कहता है कि वो ठीक है। ये राहत देने वाली बात थी। वो उठता है और सोचता है कि आखिर वो बोनहेड उसे ढूंढ कैसे पाया। जंगल इतना विशाल है,
कभी भी कोई क्रीचर छिपकर निकल सकता है। ये उसे अलर्ट करता है कि उसे अपनी परसेप्शन स्टैट पर ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि वो खतरे जल्दी डिटेक्ट कर सके। गेम में स्टैट्स बढ़ाने का तरीका सिर्फ स्टैट पॉइंट्स थे, जो हंटिंग या एक्सप्लोरेशन से मिलते थे। दूसरा तरीका था ऐसे इक्विपमेंट इस्तेमाल करना जो स्टैट्स बढ़ाते हैं। समस्या ये थी कि सूरा गेम की डिफिकल्टी पागलपन वाली थी। साधारण स्टैट आइटम्स पाने के लिए भी अपने लेवल से कई गुना बड़े मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ता था, यानी हथियार के लिए भी नरक जैसी लड़ाई। मॉन्स्टर्स को हराने पर स्किल्स भी अनलॉक हो सकती थीं। हाई लेवल मॉन्स्टर्स खास कंडीशंस पर स्किल्स ड्रॉप करते थे, लेकिन हर स्किल हर प्लेयर के लिए सही नहीं हुआ करती थी। अब प्रोटैगनिस्ट एक पक्का तरीका ढूंढना चाहता है जिससे वो स्टैट बूस्टिंग आइटम्स हासिल कर सके। वो गेम की बैकग्राउंड स्टोरी वाले हिस्सों की फुटेज चलाता है, और ये सभी स्टोरीज एस्ट्रॉयड के अर्थ से टकराने के पहले की होती है। मतलब अगर रियल वर्ल्ड में भी ये जगहें मौजूद हों तो अपोकलिप्स आने से पहले ही स्पेशल आइटम्स मिल सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट को पता था कि उसे स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स से भी लड़ना पड़ेगा। वो कई घंटों तक जानकारी पढ़ता है और 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस का पता लगाता है। फुटेज के मुताबिक ऑर्क को 26 तारीख को पाया गया था। मतलब प्रोटैगनिस्ट को 25 को निकलना होगा ताकि वो उसे जल्दी ढूंढ सके। नेक्स्ट मिशन क्लियर होने पर वो अपना फोन उठाता है और देखता है कि मिकियोंग उसे लेट नाइट कॉल कर रही है। अगले सीन में दोनों एक कैफे में बैठे हैं। वो उसकी हालत पूछती है और सवाल करती है कि इतनी गर्मियों में उसने लॉन्ग स्लीव्स क्यों डाली है। प्रोटैगनिस्ट को अपने जख्म छिपाने हैं, और वो नोटिस करता है कि ये लड़की जितनी लगती है उससे कहीं ज्यादा ऑब्जर्वेंट है। फिर वो लड़की उससे पूछती है क्या वो उस दुकान वाले इंसिडेंट से परेशान है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और बताती है कि वो वहां कितना डर गई थी। प्रोटैगनिस्ट उसे याद दिलाता है कि पिछले सर्दियों में वही आदमी क्या बवाल मचा चुका है। इलीगल टॉ ट्रक से लोगों को परेशान करता था और फिर कमजोर लोगों से लड़ाई करता था। असल में वो एक घटिया इंसान है। मिक्योंग ये सुनकर दंग रह जाती है, क्योंकि उसके पास पहले इस आदमी की कोई जानकारी नहीं थी। प्रोटैगनिस्ट उससे विनती करता है कि वो उस आदमी से दूर ही रहे। फिर प्रोटैगनिस्ट सीधा पूछता है कि आखिर उसने उसे बाहर क्यों बुलाया था। वो प्यारी लड़की उसके करीब झुककर धीरे से बताती है कि वो खुद अवेकेंड है। प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पाता कि उसने इतनी संवेदनशील जानकारी क्यों बता दी। वो नॉर्मल एक्टिंग करते हुए थोड़ा जेलस बनता है, जैसे उसे अवेकनिंग का लक नहीं मिला हो। लड़की झूठ बोलने के लिए गिल्टी फील करती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे रीअश्योर करता है कि सब ठीक है। मीटिंग खत्म करके वो उठकर जाने लगता है। प्रोटैगनिस्ट उसके भरोसे से खुश होता है और मानता है कि उसके वर्ड्स सुनकर वो खुद को बेहतर महसूस कर रहा है। जाने से पहले वो एक छोटा सा हिंट छोड़ देता है कि उसे सर्वाइवल लाइफ गेम में दिलचस्पी है और वो इसे अच्छी तरह पढ़ने वाला है। घर लौटते हुए प्रोटैगनिस्ट जेन्युइनली खुश होता है कि दुनिया में अभी भी ऐसी अच्छी कैरेक्टर वाली लोग मौजूद हैं। फिर वो स्टोर चेक करता है और कूल ड्रोन्स और नेविगेशन के लिए एक रेंटल कार खरीद लेता है। इन सब चीज़ों के बाद वो अगले दिन की रिकवरी के लिए सीधा बिस्तर पकड़ लेता है। अगला दिन आ भी जाता है। सूरज निकलते ही वो ऑक्स को हंट करने के लिए ज़रूरी मटेरियल्स बनाना शुरू करता है। अपने होम बेस में वो इग्निशन स्टोन्स को क्रश और रिफाइन करता है। ये स्टोन्स बहुत प्रिसाइज तरीके से हैंडल करने होते हैं, गलत तरीके से मारने पर फ्लैर हो सकते हैं। इसके बाद वो लूमिनस स्टोन्स की तरफ ध्यान देता है। उन्हें माइन करने से तेज रोशनी आंखों में चुभती है, लेकिन काम अच्छा चल रहा था इसलिए वो करता रहता है। दोनों स्टोन्स को ग्राइंड करके वो उनका पाउडर बना लेता है और मिशन सेटअप पूरा हो जाता है। अगला कदम शुगर, गैसोलीन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स डालना। आखिरी इंग्रेडिएंट था हार्डनिंग एजेंट, जिससे इग्निशन स्टोन सॉलिड हो सके। डायमेंशनल गेट की फ्लेक्सिबल कोऑर्डिनेट्स की वजह से वो एक वर्किंग डेस्क भी सेट कर लेता है। फिर वहां से निकलने से पहले वो सारे सामान को लपेटकर अपनी रेंटेड कार में रख देता है। पूरी तैयारी करने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट जूरी माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है, ऑर्क्स को खत्म करने के लिए। हम देखते हैं वो युंगरी कैंपग्राउंड पार्किंग लॉट में 12 बजे रात से पहले पहुंच जाता है। बाकी समय वो इमेज ट्रेनिंग में और इक्विपमेंट संभालने में बिताता है। फिर जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, वो पूरी तरह से तैयार होकर सर्च के लिए निकल पड़ता है। 2 घंटे बाद बारिश तेज हो जाती है। रेन से बनी मिस्ट के कारण आगे कुछ दिख नहीं रहा था। वो सोचता है कि आखिर ऑर्क्स जमीन से निकलते कहाँ हैं, क्योंकि वो पूरा कैंप ग्राउंड देख चुका था।
उसे लगता है कि प्रीकर्सर फिनोमिनन रियल वर्ल्ड में शायद ना हो, लेकिन तभी उसे किसी के गुराने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे कि घबराकर वो पीछे की ओर देखने लगता है। एक काला शैडो उसकी तरफ बढ़ रहा था। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एक ऑर्ग है। कैंग हो खुद को शांत करने की कोशिश करता है और एक क्रैकर फेंकता है। साथ ही साथ वो ये भी सोचता है, अगर सब प्लानिंग के हिसाब से चल गया, तो वो इसे पकड़कर ही छोड़ेगा। उसकी ऑर्क स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। 1. पहले ऑर्क की एग्रेशन को अपने ऊपर खींचना। 2. फायर क्रैकर की फ्लेयर देखकर ऑर्क अपना एक्स लेकर उस पर हमला करेगा और यही उसका मौका होगा। 3. ऑर्क पर एम करके तुरंत पोर्टल खोलना। 4. और उसी पल फ्लैशबैंग निकालकर एक्टिवेट करना। फ्लैशबैंग की इंटेंस रोशनी के कारण ऑर्क को अपनी विजन वापस पाने में करीब 20 सेकंड लगेंगे। ये समय के साथ दौड़ थी। प्रोटैगनिस्ट का अगला कदम था ऑर्ग की मसल्स को नष्ट करना, ताकि उसकी मूवमेंट्स पूरी तरह टूट जाएं। और गुस्से में दहाड़ता है और अपनी एक्स से प्रोटैगनिस्ट को चूर करने के लिए हमला करता है। लेकिन जैसे ही वो अटैक प्रोटैगनिस्ट के करीब पहुंचता है, प्रोटैगनिस्ट झुककर उसे डॉज कर लेता है। फिर वो अपना चाकू निकालता है और ऑर्ग के पैर में घोंप देता है। जैसे ही पैर में चोट लगती है, ऑर्ग दर्द से चिल्लाता है और घुटनों पर गिर पड़ता है। अब दोनों की नजरें एक ही लेवल पर थीं। यही मौका था। प्रोटैगनिस्ट पहले से बनाई हुई फ्लेम कैन उठाता है और वो ऑर्ग के मुंह में ठूंस देता है। कैन अंदर जाते ही धमाके के साथ फट जाता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी जीत मनाने ही वाला था, तभी ऑर्ग का मुक्का उसके चेहरे पर लगता है और वो हवा में उड़ जाता है। वो उठकर सोचता है, उसे इतनी जल्दी अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने चाहिए थे। ऑर्ग की आधी बॉडी आग में जल रही थी, पर यह साफ था कि वो ज्यादा देर नहीं बचेगा। प्रोटैगनिस्ट को लगने लगता है कि शायद वो ऑर्ग द्वारा मांस की तरह काट दिया जाएगा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। उसका लेवल 3 हो चुका है और 10 स्टैट पॉइंट्स मिल चुके हैं। साथ ही विल टू सर्वाइव स्किल अनलॉक हो जाती है। उसका ध्यान ड्रॉप आइटम पर जाता है। तभी उसकी कलाई पर हल्की चमक पड़ती है। वो रिस्ट चेक करता है। उसे एक वॉच परसेप्शन ड्रॉप हुआ था। बारिश में ड्रॉप ढूंढना कितना मुश्किल होता है, इसीलिए वो राहत की सांस लेता है। अब वो मरे हुए ऑर्ग के पास जाता है। गुस्सा आ रहा था कि इसके साथ करे क्या। अगर उसने जानकारी बाहर निकाली तो हालात बिगड़ सकते हैं। उसे मिक्योंग की बात याद आती है। अवेकेंड वही लोग हैं जिन्होंने गेम खेला है। मतलब हजारों लोग अवेकेंड होंगे। अगर उनमें से थोड़े लोग भी इनहैक जैसे हुए, तो इस दुनिया के लिए वो लोग काफी बड़ा खतरा बन सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या, वो ऑर्ग की लाश को ऐसे नहीं छोड़ सकता। नहीं तो कल तक वो एक बोन क्रीपर बन जाएगी और लोगों पर हमला करेगी। अचानक उसे डरावना ख्याल आता है, क्या मैं भी ज़ॉम्बी बन सकता हूँ? अवेकन होने के बावजूद स्पॉर्स से इन्फेक्शन संभव था। डिसीजन न लेते हुए वो पोर्टल खोलता है और सोचता है कि इंसानों को एक ऑर्डरली एडी एंड मिलनी चाहिए। फिर वो जमीन में गड्ढा खोदना शुरू करता है ताकि वो उस और को दफना सके। थकान से टूटने ही वाला था कि उसकी विल टू सर्वाइव स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसे काम पूरा करने पर मजबूर कर देती है। वो तेजी से खुदाई करता है और ऑर्ग को उसके ग्रेव में फेंक देता है। पोर्टल खोलकर वो एक चलती हुई कार में जा गिरता है। ट्रांजिशन की वजह से शरीर को नॉर्मल होने में समय लगता है। अगली सुबह वो मौसम देखकर हैरान होता है। प्लान के अकॉर्डिंग उसे एक डिफेंस लाइन बनानी थी, लेकिन उसे वो समय सही नहीं लगा। इसीलिए वो आज कुछ ना करने का डिसाइड करता है। फिर वो रात में आई हुई डिलीवरी को चेक करने लगता है। कुछ आइटम्स मिसिंग थे। नोट में लिखा था कि वो आइटम्स इलीगल थे, इसीलिए कस्टम्स ने रोक दिए। उसी समय उसके दरवाजे पर मीक्योंग आ जाती है। फिर प्रोटैगनिस्ट भी दरवाजे के बाहर आ जाता है। वहीं वो लड़की कहती है, काफी समय से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी और उसे उससे कुछ बात करनी थी। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें खाना रखा था और वो पूछती है कि क्या वो उसके साथ रबोकी खाना चाहेगा। अब अपोकलिप्स आने में सिर्फ 24 दिन बचे थे। प्रोटैगनिस्ट को यकीन ही नहीं होता कि मिक्योंग उसके घर तक आ गई। वो साफ नर्वस हो जाता है और बार बार ब्लश कर रहा था। वो खाना परोसकर उसे कहती है कि जल्दी खा ले वरना ठंडा हो जाएगा, और वो उसकी बात मान लेता है। खाना खत्म होने के बाद प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो किस बारे में बात करना चाहती थी। वो सीधे मुद्दे पर आती है। उसे याद है कि प्रोटैगनिस्ट सूरा के बारे में देख रहा था, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती है। लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट को तो ये लग रहा था कि मिक्योंग उसे डेट के लिए पूछने आई है। फिर वो खुद को समझाता है कि इस समय अपोकलिप्स वाली बातें करना ज्यादा जरूरी है,
क्योंकि मुश्किल समय में कुछ अच्छे लोग साथ हों, ये बड़ी बात है। वो कचरा बाहर फेंकने लगती है और प्रोटैगनिस्ट अपना कंप्यूटर निकालकर और तैयारी करता है। वो उसे ये भी बता देता है कि वो अवेकन्ड है, क्योंकि किसी और तरीके से पता चलने पर स्थिति ऑकवर्ड हो सकती थी। वो डिटेल में समझाता है मेटल डेथ प्लेग कैसे दुनिया का सारा मेटल नष्ट कर देती है और 6 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप बनाना ज़ॉम्बीज़ के लिए आसान टारगेट बन जाता है। परसेप्शन सबसे ज़रूरी स्किल है, क्योंकि डिटेक्शन ही सर्वाइवल की शुरुआत है। वो और समझाने ही वाला था कि मिक्योंग उसे रोकती है। वो ओवेन हॉक की बातें बताती है। आखिर उस अवेकनर किम को इतना बैकलैश क्यों मिल रहा है? और ऊपर से वो अपनी प्रोफाइल को पब्लिक क्यों नहीं कर रहा? कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, किम हमारे प्रोटैगनिस्ट का यूजर नेम है। प्रोटैगनिस्ट के पास सीधा जवाब नहीं था। वो उसे गेस करने को कहता है। वो कहती है कि हर किसी के अपने रीजंस होते हैं और परिस्थितियां उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती हैं। फिर वो बताता है कि उसने ओवेन की टीम ज्वाइन करने का ऑफर रिजेक्ट किया था। वो पूछती है, क्यों? वो फ़ोन निकालकर रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें वो दोनों एक लड़की को हार्ड टू गेट कहकर किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे थे। ये सुनकर वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट मिक्योंग से कहता है कि अपोकलिप्स आने पर सबका असली चेहरा सामने आ जाएगा। वो उसे चेतावनी देता है कि किसी पर भरोसा मत करे, लेकिन अचानक वो कहती है, क्यों ना हम दोनों एक पार्टी बनाएं? प्रोटैगनिस्ट के हाथ कस जाते हैं। वो तुरंत जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि उसका गोल है जल्द से जल्द लेवल 10 पर पहुंचना, और सूरा की दुनिया में लेवल बढ़ते ही मॉन्स्टर्स भी ज्यादा खतरनाक रिस्पॉन होते हैं। अगर मिक्योंग साथ गई तो उसकी मौत ऑलमोस्ट तय थी। वो हंसकर पूछता है, अगर मैं जम्बी बन गया तो तुम क्या करोगी? वो मुस्कुराते हुए कहती है कि वो ठीक रहेगी और अपना ट्रेड ब्लिंक दिखाती है, एक पल में टेबल पर टेलीपोर्ट करके। प्रोटैगोनिस्ट उसकी स्किल देखकर हैरान रह जाता है। वो उसे चेतावनी देता है कि अपनी एबिलिटी किसी को मत दिखाए, लेकिन वो कहती है कि उसे उस पर भरोसा है। वो खुश होकर कहती है, अगर हम ज़ॉम्बी ना बने तो हम एक बेहतरीन टीम बनेंगे। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट पेड़ों के पास खड़ा फेंसिंग का काम सोच रहा था। पहला कदम था सपोर्ट पोस्ट्स को जमीन में गाड़ना, फिर उन पर बार्ब्ड वायर लपेटकर फिक्स करना। उसके बाद उसने कई जगह इंफ्रारेड सेंसर्स लगाए और काम पूरा। वो अपने काम की तरफ देखता है और खुद की तारीफ करता है। उसे लगता है कि कम से कम एक डेक्सटेरिटी पॉइंट तो मिलना चाहिए। फेंसिंग और मोटर वॉल पूरा करने के बाद वो पैकेजेस शिफ्ट करना शुरू करता है। काफी देर बाद बॉक्सेस खत्म हो जाते हैं। अगला प्लान सोचते हुए अचानक उसे ठंड लगती है और छींक आ जाती है। वो समझ जाता है कि दूसरी दुनिया ठंडी होगी और उसे यहाँ शेल्टर बनाने के लिए और तैयारी की जरूरत है। वो केव एंट्रेंस देखकर फैसला करता है कि यहाँ एक गेट बनाएगा, क्योंकि सिर्फ कर्टेन काफी नहीं होगा। हर कदम पर उसकी टास्क लिस्ट लंबी होती जा रही थी। फिर वो वुडवर्किंग शॉप जाता है अलग अलग चीजें बनवाने। वापस आते समय वो उन जगहों को चेक करता है जिन्हें वो मेटल डेथ प्लेग फैलने से पहले 5 घंटों में लूट करेगा। उसी दौरान उसे कोई रोकता है, ह्योंग जुन ह्योंग, जिससे वो बहुत लंबे समय बाद मिल रहा था। ह्योंग जुन ह्योंग एक जिम डायरेक्टर था, तलाकशुदा था और उसकी एक छोटी बेटी भी थी। प्रोटैगनिस्ट उसकी एक्सप्रेशन पढ़ता है और साफ दिख रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। ह्योंग ज्यादा परवाह नहीं दिखाता, पर हमारे प्रोटैगनिस्ट के शरीर को गौर से देखता है, क्योंकि वो पहले से फिट दिखने लगा था। प्रोटैगनिस्ट उससे पूछता है कि क्या बात है। ह्योंग कहता है, जाहिर सी बात है, दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए परेशान हूँ। प्रोटैगनिस्ट को हैरानी होती है कि उसे भी अपोकलिप्स के बारे में पता है। ह्योंग पूछता है, क्या प्रोटैगनिस्ट इस पर विश्वास करता है? पहले हियोंग भी नहीं मानता था, जब तक उसके दोस्त ने अपनी अवेकेंड सुपर पावर से लेविटेट नहीं किया। प्रोटैगनिस्ट में झूठ बोलता है कि वो अवेकेंड नहीं है। ह्योंग दुखी होकर स्टेयर्स पर बैठ जाता है, क्योंकि वो भी अवेकेंड नहीं हुआ। ह्योंग बताता है कि उसका अवेकेंड दोस्त ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जा रहा है पैसे कमाने। फिर वो प्रोटैगनिस्ट को अपने पास बैठने का इशारा करता है, और प्रोटैगनिस्ट बस समझ जाता है कि जल्द ही पूरी दुनिया जान जाएगी कि अवेकेंड लोग सच में मौजूद हैं। ह्योंग टॉपिक बदल देता है और एक अजीब घटना पर बात करता है, यूडो शूटआउट। प्रोटैगनिस्ट को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने सुबह की न्यूज़ देखी ही नहीं थी। ह्योंग कहता है कि वो जाकर न्यूज़ देखे, लेकिन जैसे ही वो चेक करता है, पोस्ट तुरंत हटा दी गई। मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा था। ह्योंग फॉलोअप बताता है, खबर को छिपाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि ये किसी डिजर्टर ने गोली चलाई थी। एरिया को पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया। अब सिर्फ सेना
और पुलिस ही वहां जा सकती है। अचानक प्रोटेगनिस्ट खड़ा होता है, एक बहाना मारता है और सीधा दौड़कर घर लौटता है। घर पहुंचकर वो समझता है कि ऑर्ग इंसिडेंट के तुरंत बाद एक शूट आउट हुआ था। ये सब उसे स्ट्रांगली महसूस कराता है कि गवर्नमेंट भी इसमें मिली हुई है। वो अपने कंप्यूटर पर एक फाइल खोलता है और वीडियो प्ले करता है। उसे शॉक लगता है कि बहुत सारे लोग प्रीकर्सर फिनोमेनन का एग्जैक्ट टाइम जानते थे। वो ऑर्ग को तो खत्म कर चुका था, लेकिन शूट आउट उसी वक्त हुआ। वो सोचता है कि शायद किसी ने सरकार को पहले से इन्फॉर्मेशन लीक की थी, ताकि वो पहली प्रीकर्सर घटना पर ही एक्शन ले सकें। शायद सरकार सामने इसीलिए नहीं आई, क्योंकि उनके पास ऑफेंसिव ट्रेड्स वाले अवेकेंड लोगों की कमी है। हालांकि वो ये जानता नहीं कि आखिर सरकार को ये सभी इन्फॉर्मेशंस दे कौन रहा है। रिसर्च करने के बाद उसके पास 3 वेटरन प्लेयर्स बचते हैं। काफी सोचने के बाद वो क्रिएटर्स को शक की लिस्ट से बाहर कर देता है। अगर क्रिएटर्स विलेंस होते और सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे होते, तो वो प्रोटैगनिस्ट को और मारने ही नहीं देते। अब उसके स्केच पैड पर 3 सस्पेक्ट्स के चेहरे बने थे और वो सोचता है, क्या सर्वाइवर नंबर 1 वही आदमी है जिसे वो जानता था? वो अपने वेटरन दोस्तों को याद करता है और फिलहाल उन पर भरोसा करने का फैसला करता है। और वैसे भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से भी आने वाली कैटास्ट्रोफी नहीं रुकेगी, इसलिए अभी वो खुद को इन्वॉल्व नहीं करेगा। 2 दिन बाद उसका दरवाजा बन जाता है और उसका पहला शेल्टर पूरा हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट 2 लॉजिस्टिक ट्रे इंस्टॉल करने का फैसला करता है और दीवार में ड्रिल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर की जगह उसकी उम्मीद से बहुत कम निकलती है। अब बेसमेंट वाटरप्रूफिंग हो चुकी थी और वो इसे धीरे धीरे ठीक कर रहा था। वो सोचते हुए वहां से हटता है कि जब हीलिंग पूरी होगी तब वो इसे पूरी तरह से ठीक कर देगा। फेज 2 शुरू करते हुए उसे एक जरूरी काम करना था, अपने ड्रोन से मैप्स बनाना। वीआर सेट पहनकर जब उसका ड्रोन हवा में उड़ रहा था, वो शेल्टर के मिड पॉइंट को देखता है और आसपास एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। ड्रोन की मदद से उसे पता चलता है कि नॉर्थ वेस्ट में बर्फीले मैदान है और साउथ की तरफ ओशन है। ओशन में मॉन्स्टर्स नहीं थे और शिकार काफी थे, इसलिए वो तय करता है कि वहां कुछ फिश ट्रैप्स लगाएगा। वो वैली को ध्यान से देखता है ताकि शेल्टर के आसपास की इकोसिस्टम को समझ सके। अचानक उसकी नज़र उस जगह पड़ती है जहां उसने आउल बेर को दफनाया था, लेकिन लाश गायब थी। वो सोचता है, क्या कोई बड़ा फरबॉल उसे उठा ले गया? लेकिन वो कोई जजमेंट नहीं बनाता, क्योंकि वहां बहुत सारे पैरों के निशान थे, जिसमें ज्यादातर ऑनर के फुटस्टेप्स थे। ये और भी सस्पिशियस था। वो वैली और शेल्टर के बीच की दूरी नापता है, लगभग 1.5 किलोमीटर। मतलब शेल्टर उसकी सोच से ज्यादा खतरनाक था। गॉब्लिन्स पास में थे, इसीलिए वो तुरंत ड्रोन को वापस शेल्टर में बुला लेता है, क्योंकि वो उसे खोने का रिस्क नहीं ले सकता। अब उसके पास एक अच्छा मैप बन चुका था और उसे पता था जंगल में किस तरह के जानवर पाए जाते हैं। अगला काम था इन सारी जगहों को खुद जाकर चेक करना। सबसे पहले वो पास के स्वॉर्म की तरफ बढ़ता है। देखना चाहता था कि फार्मिंग पॉसिबल है या नहीं। तभी इंफ्रारेड सेंसर बीप करके चालू होता है। वो तुरंत बाहर आता है। नीचे मिट्टी पर गॉब्लिन्स के पैरों के निशान थे। प्रोटैगनिस्ट तो पहले से सोच रहा था कि गॉब्लिन्स आएंगे, इसलिए ये उसके लिए परफेक्ट चांस बन गया। वो सोचता है कि शायद परसेप्शन स्टार्ट बढ़ने के कारण अब छोटी से छोटी आवाज भी उसे साफ सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद वो गॉब्लिन्स को देख लेता है। एम्बुश एंगल परफेक्ट था। वो अपना स्पीयर और एरो निकालता है और गॉब्लिन के सिर पर तेज वार कर देता है। गॉब्लिन गिरते ही मर जाता है। बाकी गॉब्लिन प्रोटैगनिस्ट पर टूट पड़ते हैं और उसे मारने के लिए भागते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उन्हें ऐसे निपटा देता है जैसे वो बहुत आसान टारगेट्स हों। 4 गॉब्लिन्स को मारकर वो बाकी 4 पर टूट पड़ता है। अब गॉब्लिन्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वो अपनी जेब से एक चीज निकालता है और वो देखते ही सब गॉब्लिन्स अपने घुटनों पर गिर जाते हैं। जैसे ही वो नीचे होते हैं, प्रोटैगनिस्ट चाकू निकालता है और एक-एक करके उनकी गर्दन काट देता है। उसने एग्जॉस्शन का फायदा उठाकर लड़ाई जीत ली और खुद को यकीन नहीं होता कि उसकी स्ट्रैटेजी इतने परफेक्टली काम कर गई। अब अपोकलिप्स आने में 21 दिन बचे थे। जमीन खोदते हुए वो थक जाता है, मगर तभी उसकी ट्रेट एक्टिवेट हो जाती है। उसका शरीर फिर से एफिशिएंट मोड में चला जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी स्किल बेकार नहीं है। ये क्रिटिकल टाइम्स में बहुत काम आएगी। थोड़ी देर में वो गॉब्लिन की लाशें दफना देता है। फिर लूट की तरफ मुड़ता है। सबसे पहले वो ग्वाका फ्रूट उठाता है, जो ताकत और स्टेमिना रिस्टोर करने में काफी हेल्पफुल था। फिर उसे बहुत सारा वेजिटेबल ओनेल मिलता है, जिससे वो सोचता है कि शायद आसपास कोई बड़ी हार्वेस्ट एरिया है। हेड गॉब्लिन की पाउच में उसे एक जिंदा नीला टॉड मिलता है।
ये देखकर वो चौंक जाता है कि गॉब्लिन्स जिंदा टोड क्यों रखते थे। अचानक टोड से एक गंदी स्मेल आती है और प्रोटैगोनिस्ट समझ जाता है कि ये पैरालिसिस पॉइजन है जो गॉब्लिन्स इस्तेमाल करते हैं। वो तुरंत फैसला करता है कि उसे इस टोड को पालना ही पड़ेगा। वो उसे क्यूट भी लगता है और अगर वो इसका पॉइजन एक्सट्रैक्ट कर पाया तो वो अपने शरीर में छोटी मात्रा इंजेक्ट करके पॉइजन रेजिस्टेंस बना सकता है। हंटिंग भी इससे आसान हो जाएगी। प्रोटैगनिस्ट इस टोड का नाम रखता है जोडोक। वो जोडोक को खूब खिलाने का इरादा करता है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि जोडोक अब उसकी प्रॉपर्टी है। वो सोचता है कि शायद ये कोई हिडन गिमिक है जो वास्तविकता में भी काम कर रहा है। वो थोड़ा ओवर एनालाइज करता है। फिर वो एक्सप्लोरेशन में लग जाता है और डायमेंशनल गेट खोलकर बार बार आगे पीछे जाकर अपना रिऑर्गेनाइजेशन पूरा करता है। इसके बाद वो आसपास तलाश करता है और उसे एक स्प्रिंग दिखती है जो ड्रोन से मिस हो गई थी। पानी देखकर उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल ऑर्डिनरी है। स्प्रिंग के पीछे उसे एक छोटा हाइड आउट मिलता है और वहाँ एक ग्वाका ट्री और वेजिटेबल ऑयल बड्स भी थे। वो फ्रूट और बड्स की अच्छी मात्रा हार्वेस्ट करता है। फिर पेड़ों पर निशान बनाकर रास्ता याद कर लेता है और शेल्टर की तरफ लौट जाता है। घर पहुंचकर वो अपने नए पेट जोडोक को खिलाता है। वो उसे दूसरे फ्लोर पर रख रहा था क्योंकि हाइड आउट में छोड़ दिया तो वो मर जाता। जोडोक की देखभाल के अलावा काम बहुत थे। सबसे लंबा काम था ऑइंटमेंट बनाना और वो गलती से बहुत ज़्यादा बना लेता है। वो सोचता है कि ये मिक्योंग को नहीं दे सकता क्योंकि वो भी एक अवेकनर है। तो वो ह्योंग को देने का फैसला करता है। ह्योंग के जिम पहुंचकर वो उसे ऑइंटमेंट देता है। ह्योंग पूछता है, आखिर अब ये क्या चीज़ है? वो बताता है कि उसने इसे ज़रूरत से ज़्यादा खरीद लिया था और ये वुंड्स के लिए अच्छा है। ह्योंग मजाक करता है, कहीं तुम मार्केटिंग में तो नहीं उतर रहे हो ना? प्रोटैगनिस्ट हंसकर मना कर देता है। ह्योंग उसे सूरा की जानकारी भेजने के लिए शुक्रिया कहता है और प्रोटैगनिस्ट उसे शूटिंग इंसिडेंट के बारे में बताने के लिए शुक्रिया कहता है। प्रोटैगनिस्ट जिम को असामान्य रूप से शांत देखता है। योंग बताता है कि ब्रॉडकास्टिंग वाले आदमी ने जानकारी फैलाई तो सब लोग प्लान बनाने चले गए और अब वो लोग जिम में बेस बनाने की सोच रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट उसे वार्न करते हुए कहता है, ज्यादा लोगों का ग्रुप बनना काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन ह्योंग अपने मेंबर्स को छोड़ना नहीं चाहता। वो बहुत लॉयल है। फिर वो प्रोटैगनिस्ट से उसके प्लान पूछता है। वो टाल देता है। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वहीं प्रोटैगनिस्ट आवाज को पहचान लेता है। वो मिक्योंग की थी। दोनों नीचे भागते हैं और मिक्योंग जमीन पर पड़ी मिलती है। वो बताती है कि उस पर हमला हुआ, लेकिन वो अटैकर को देख नहीं पाई। ह्योंग तुरंत बाहर जांचने दौड़ता है, हालांकि प्रोटैगनिस्ट उसे रोकने की कोशिश करता है। प्रोटैगनिस्ट मिक्योंग के पास रहता है। वो बताती है कि अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया और वो समझ नहीं पाई क्या हुआ। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो समझ जाता है कि वो लोग अपनी चाल चलना शुरू कर चुके हैं। वो उसे तुरंत बोलता है, अगर ऐसा फिर हो तो अपनी ब्लिंक एबिलिटी का इस्तेमाल तुरंत करना और उसे सेल्फ डिफेंस किट भेजने का वादा करता है। वो उसे बहुत सावधान रहने को कहता है। 20 दिन बचे थे अपोकलिप्स में। एक पुराना मीम कहता है, 5 लोग इकट्ठे हों तो एक बेकार जरूर होगा। ट्रोलर्स हर जगह होते हैं, खासकर सूरा गेम में। सूरा में इंटरफिरेंस पैचेस थे। डेवलपर्स रिपोर्ट्स का जवाब देते थे, लेकिन ट्रोलर्स को पकड़ते नहीं थे। ट्रोलर्स टीम में घुसकर नॉर्मल खिलाड़ी बनते और फिर पूरी पार्टी को मॉन्स्टर जोन्स में लूर करके मार डालते। बिगिनर को मदद के नाम पर बुलाते थे, फिर मारकर सामान लूट लेते थे। इन ट्रोलर्स ने गेम को 1 साल में बर्बाद कर दिया। यूजर्स 4 पर आ गए क्योंकि प्रोटैगनिस्ट की टीम ने बाकी ट्रोलर्स को खत्म किया था। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो ये सब क्यों याद कर रहा है। फिर समरी बनाता है। अवेकनर कम्युनिटी के लोग अब मिला जुला कर इन्फॉर्मेशन दे भी रहे हैं और स्कीम्स भी बना रहे हैं। फिर वो रुक जाता है क्योंकि लोग उसकी वीडियोस बेच रहे थे। साइट पर स्क्रॉल करते हुए उसे पता चलता है कि उसका एक्स टीममेट दाजी सिम एक ट्रोलर था। वो स्टन हो जाता है जब जब उसे ये बात पता चलती है। अब प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये ट्रोलर एडिटेड वीडियो से लोगों को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो डाजी सिम की सोच देखकर ताली बजाता है। फिर वो तय करता है कि उसे और ट्रेनिंग करनी होगी ताकि ऐसे लोगों का मुकाबला कर सके। अगले 13 दिनों तक जब भी समय मिलता
हमारा प्रोटैगनिस्ट लगातार असली लड़ाई में काम आने वाली वेपन्स की ट्रेनिंग और टेक्निक्स एक सर्वाइवल एमईटी चैनल से सीखता रहता। इस दौरान उसने डेंजरस मॉन्स्टर्स को, उनके हाइडआउट्स और कई स्ट्रैटेजीज भी देखी। 13 दिन की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अब वो मेन वेपन चुनने की सोचता है। ऐसा वेपन जो वायर डिजीज आने के बाद भी चल सके और जो ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स दोनों के खिलाफ काम आए। फिर वो अपने टूल बैग में देखता है इंडियन वॉर क्लब, वुडन स्लिंगशॉट, ओचर क्ले बीड्स और हैंडमेड स्टोन एक्स। लेकिन इनमें से कोई भी उसकी पूरी कंडीशन पर फिट नहीं बैठता। सबसे पहले हमारा प्रोटैगनिस्ट स्लिंगशॉट ट्राई करने का फैसला करता है। ये कई तरीकों से काफी यूजफुल था, लेकिन ओकर क्ले बीड्स थोड़े कमजोर थे। इसके बाद वो इंडियन वॉर क्लब उठाता है। वो सोचता है कि जब वायर डिजीज आ ही जाएगी तो मेटल वेपन्स की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ज़ॉम्बी को मारने का सबसे आसान तरीका था खोपड़ी में मौजूद स्पोर्स को ब्लंट वेपन से चकनाचूर कर देना। उसे याद आता है कि लेवल 10 पहुंचने के बाद उसका पहला खरीदा हथियार भी ब्लंट टाइप था, एबनी वुड क्लब। इसीलिए क्लब प्रोफिशिएंसी बढ़ाना उसके लिए जरूरी था। लेकिन अब उसका एक और सवाल था, क्या इंडियन वॉर क्लब इंसानों के खिलाफ भी काम आएगा? वो डाउटफुल था, क्योंकि साइकिक अवेकनर को इससे संभालना मुश्किल पड़ेगा। सर्वाइवल लाइफ में इंसान को मारने पर 50 पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन मर्डरर सिस्टम एक्टिवेट होकर नियर बाय प्लेयर्स के बीच डेथ मैचेस लगा देता था। ट्रेनिंग करते करते वो प्रैक्टिस डमी को इंडियन वॉर क्लब से पूरी तरह तोड़ देता है और फैसला करता है कि ऐसे खिलाड़ियों से दूर रहेगा जब तक उसके पास प्रॉपर आइटम्स और स्किल्स नहीं आ जाते। लंबी ट्रेनिंग के बाद वो पसीना पोंछकर स्टोर को डिसमेंटल करने वाला था, तभी पास से वुल्फ की आवाज आती है। वो चौंक जाता है और खुद से कहता है, आखिर अब ये वुल्फ की आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ देर बाद उसे एक वुल्फ दिखाई देता है, जो नॉर्मल वुल्फ से कहीं बड़ा था, इतना बड़ा कि उस पर सवारी भी की जा सके। सिस्टम उसका नाम दिखाता है, ग्रे वुल्फ। लेकिन करीब से देखकर उसे पता चलता है वो मर चुका था। वो सोचता है, आखिर ये वुल्फ यहाँ पर कैसे आया और इसे किसने मारा होगा? ये सब इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए वो उस वुल्फ की इंजरीज चेक करने लगता है। तभी अचानक एक छोटा वुल्फ पीछे से टक्कर मारकर उसे गिरा देता है। वो समझ जाता है ये छोटा वुल्फ उसी डेड वुल्फ का बच्चा है। छोटा वुल्फ अपनी माँ के सामने खड़ा खड़ा होकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज था। वो फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो शवल उठाता है और फैसला करता है कि उसे मदर वुल्फ को जल्द से जल्द दफनाना होगा। गड्ढा खोदते समय वो सोचता है, अगर ये वुल्फ कोई मॉन्स्टर हुआ तो ये भी बोन क्रीपर बन सकती थी, और अगर नहीं तो इसकी लाश और मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करेगी। थोड़ी देर बाद गड्ढा तैयार हो जाता है। छोटा वुल्फ अपनी माँ के पास सो रहा था। ये देखकर प्रोटैगनिस्ट को अपना बचपन और अपना पुराना डॉग मोंगची याद आता है। वो छोटे वुल्फ को उठाकर समझाता है, तुम्हारी माँ यहाँ सोएगी, तुम जब चाहो उससे मिलने आ सकते हो। वो हाइडआउट के दरवाजे में एक छोटा डॉग होल बनाने का प्लान करता है ताकि छोटा वुल्फ आ जा सके। फिर वो उसे एक मांस का टुकड़ा दे देता है और वादा करता है, जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। फिर कहता है, बस बदले में मुझे अपनी सुपर सेंट वाली स्मेल ट्रैकिंग में मदद करना। छोटा वुल्फ खुशी से एक हल्की हूं जैसी आवाज निकालता है। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे कहता है, तो आज से मैं तुम्हें डिंगो कहकर बुलाऊंगा। फिर वो उसके सर को सहलाने लगता है। तभी सिस्टम विंडो दिखाई देती है और बताती है ग्रे वुल्फ के साथ उसकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुई है और अब ग्रे वुल्फ यानी डिंगो उसकी प्रॉपर्टी माना जाएगा। अब अपोकेलिप्स में 19 दिन बचे थे। जायोन डिंगो को ट्रेन करने में लग जाता है। वो उसे वही एक्शंस दोहराने को कहता है जो वो उसे सिखा चुका था। जब वो पॉ बोलता है तो डिंगो अपना पंजा उसके हाथ पर रखता है। फिर दौड़ना, बैठना, लेटना, शांत रहना, हर कमांड को वो परफेक्ट तरीके से फॉलो करता है। आखिर में प्रोटैगनिस्ट एक बड़ा बोन का टुकड़ा हवा में फेंकता है और डिंगो छलांग मारकर उसे पकड़ लेता है। ये देखकर प्रोटैगनिस्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि दूसरी दुनिया से होने के कारण डिंगो बहुत तेजी से सीख रहा है। उसकी सेंट ट्रैकिंग भी कमाल की थी। डिंगो सच में उसके लिए एक ब्लेसिंग जैसा लग रहा था। तभी उसका फोन बजता है। हम देखते हैं कॉल ह्योंग की होती है। बाद में वो एक आर्टिकल पढ़ता है जहां एक आदमी को फर्स्ट सुपर ह्यूमन कहा जा रहा था, जो दावा करता है कि जल्द ही zombies और मॉन्स्टर्स दुनिया में फैलकर सब कुछ खत्म कर देंगे। वो आर्टिकल रैंक 1 पर पहुंच चुका था। कमेंट्स पढ़कर हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि लोग शक में पड़े हुए हैं। कई मानते हैं
कि ये सब ब्रॉडकास्ट चैनल ने सिर्फ रेटिंग्स के लिए किया है, लेकिन कमेंट सेक्शन में अवेकनर्स साफ-साफ घबराए हुए दिख रहे थे। उसे ये भी मज़ेदार लगता है कि कुछ लोग तब नाराज़ होते हैं जब कम इन्फॉर्मेशन दी जाती है और कुछ तब चिढ़ जाते हैं जब उनकी जानकारी पब्लिक हो जाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर सोचता है कि सरकार कैसे रिएक्ट करेगी। उसे पता है कि कुछ लोग शौक और सुपर पावर्स को लेकर रैलीज निकाल रहे हैं, लेकिन वो तुरंत खुद को रोकता है और खुद से कहता है, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। वो वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता। वो डिंगो से कहता है कि आज से एक्सप्लोरेशन शुरू करेंगे। दिल के अंदर उसे पता था कि सर्वाइवल का एक ही रास्ता है, तैयारी, और वो भी पूरी तैयारी। डिंगो भी पूरे जोश में उसके साथ चल देता है। थोड़ी देर बाद दोनों पोर्टल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। सियांग हो सोचता है कि उसने इंटरडिमेंशनल एक्सप्लोरेशन डिंगो के साथ ही क्यों चुना। वो डिंगो को एक छोटी पाउच सूंघने देता है और उसे आदेश देता है कि उसे ढूंढकर दिखाए। इस एक्सप्लोरेशन के 3 रीजन थे। एक, हॉबगॉब्लिन इवेंट की तैयारी। उसे डिंगो को गॉब्लिन्स की सेंट इम्प्रिंट करवानी थी। डिंगो तुरंत बुशेस में दौड़ता है और वहीं पड़ा हुआ फ्लैश ढूंढ निकालता है। ये देखकर प्रोटैगनिस्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इतनी हल्की स्मेल पकड़ना भी काफी बड़ी बात थी। दो, देखना डिंगो लाइव कॉम्बैट में किस तरह का व्यवहार करता है। फिर वो डिंगो को इशारा करता है और डिंगो बिजली जैसी स्पीड में रैबिट का शिकार कर लेता है। वहीं हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे शाबाशी देता है। वहीं वो डेड रैबिट देखकर नोट करता है कि डिंगो के शार्प क्लॉज और साइज कितने स्ट्रांग हैं। प्रोटैगनिस्ट और डिंगो आगे एक्सप्लोर करते जाते हैं। वो सोचता है, डिंगो की कॉग्निशन अगर स्टैट्स में दिखे तो कैसा होगा। तभी सिस्टम विंडो खुल जाती है। डिंगो की हेल्थ +1 बढ़ चुकी है। उसे याद आता है, जब वो किम्बाफो था उसकी हेल्थ 170 थी। डिंगो की ग्रोथ देखकर वो हैरान भी है और खुश भी। अचानक डिंगो खांसने लगता है तो वो भागकर पानी देता है। वो देखता है कि पास में एक बड़ी हरी मिर्च जैसी चीज है। शायद से डिंगो ने इसी को खाया होगा। सिस्टम बताता है, ये बुल पेपर है। वो खुश हो जाता है। ये जंगल में मिलना बहुत रेयर था। वो खुद भी कुछ बुल पेपर निकालकर हार्वेस्ट कर लेता है और डिंगो को ट्रीट देने का वादा करता है। फिर अगले सीन में दोनों एक नदी के पास वाले पत्थर पर बैठ रखे होते हैं। डिंगो को कोई अनयूजुअल सेंट नहीं मिलती। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, रेड ट्राउट मॉन्स्टर्स नहीं है, ना पॉइंट्स देते हैं, लेकिन डिंगो के लिए एक्सपीरियंस जरूरी है। हंट पूरा करके वो फेज 2 की तैयारी खत्म करने का फैसला करता है और फिर वापस घर लौट आता है।